तो तीन पार्टियों के नेता आपस में ही लड़ेंगे एमपी में और सपना देख रहे हैं 2024 का में मोदी को हराएंगे। क्या लगता है ये सपना पूरा हो पाएगा? कैसे पूरा हो पाएगा? पहले तो एक हो जाए। एक तो मैं ये एक होने का कॉन्सेप्ट ही मेरे समझ में नहीं आया। भारतीय राजनीति को मैं 1975 से फॉलो कर रहा हूँ। 15 साल का था जब मैं। 77 में जनता पार्टी सब एक हो गए, सब फेल हो गए। अपना संविधान जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम का है। आप क्यों एक हो रहे हो? आप अकेले अपने दम पे लड़ो। एक तो बात ये, सबसे पहली तो बात ये। दूसरी बात देखिए, यदि एक हो भी गए तो कहाँ से एक होएंगे? सबकी विचारधारा अलग अलग है, तो इसलिए एक हो नहीं पाएंगे। और हो भी जाए फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ खास निकाल नहीं पाएंगे उससे। बीजेपी की जितनी सीट थी 10-15 कम हो जाएंगी। अच्छा, ये मायावती को साथ में लाने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन में अब मायावती को शामिल कर लिया जाए। इधर अखिलेश नाराज़ हैं। क्या लगता है जो कांग्रेस है ये सोच रही है कि अगर अखिलेश नाराज़ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मायावती हमारे साथ है, हम यूपी में सीटें निकालेंगे जितनी हमें चाहिए। तो ये उनका फार्मूला कामयाब हो पाएगा? या मायावती को साथ ले पाएंगे, या अखिलेश, मायावती और कांग्रेस तीनों एक मंच पे आ पाएंगे? मायावती खत्म हो जाएगी यदि इनके संग गई तो। मायावती का सारा जो राजनीति है आज तक की काशीराम जी की, वो एंटी कांग्रेस है। यदि वो कांग्रेस के संग एक बार भी मिलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन सभी पार्टियों की तो राजनीति एक दूसरे के खिलाफ ही थी। जैसे केजरीवाल की ही है, दिल्ली में थे तो कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, और यहाँ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, 2 स्टेट में तो इनकी गवर्नमेंट है, उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 1984 तक बहुसंख्यकों का वोट, सो कॉल्ड हरिजन जाति का, जो सारे यूपी बिहार में और पूरे नॉर्थ इंडिया में है, 90% कांग्रेस को पड़ता था। 1984 के बाद से, जब से काशीराम जी और इन्होंने पार्टी बनाई अपनी यूपी में, तब से कांग्रेस को पढ़ना बंद हो गया। तो यदि मायावती को अपने आप को ख़त्म करना होगा तो वो कांग्रेस से समझौता करेंगी, वरना नहीं करेंगी। तो एक और कौन सा था सवाल? अच्छा, ये अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, और ये आपका नीतीश कुमार हो गया। अब उनके अपने अपने समर्थक इनको पीएम के तौर पे प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में तीनों ये ऐसे फेस हैं जिनको मोदी के खिलाफ उतारा जा सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो मुख्यमंत्री के फेस नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की चीज़ है। नीतीश कुमार जी बाई लक बने हुए हैं सीएम। उनकी सीटें कितनी से आई थी? वो तो बीजेपी के संग गठबंधन था और बीजेपी ने उनको प्रमोट कर दिया। आज अपने दम पे यदि सीएम बन जाए तब हम मानेंगे वो प्रधानमंत्री के फेस है। जो मुफ्त का उनका रहता है, वो जनता से मुफ्त वादे कर रहे हैं कि ये कर देंगे, बिजली मुफ्त, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा। तो क्या लगता है उनका ये दांव जो दिल्ली और पंजाब में चला है, क्या इन 3 स्टेट में चलेगा? नहीं, चल नहीं पाएगा, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा प्रांत है और वो तो एक म्यूनिसिपैलिटी है, कोई स्टेट तो मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि संविधान के हिसाब से वो नेशनल कैपिटल रीजन है। तो उसकी जो राजनीति है और जो प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पंजाब में तो उन्होंने बना ली। पंजाब में बन गई, पंजाब को मैं कंसीड करता हूँ, पंजाब में उन्होंने बन ली। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मेरे को उनका चांस नहीं लगता। लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेहनत करते हैं और उनका अपना एक चिंतन है। उस चिंतन को लोग बहुत से सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो रूरल में इम्पैक्ट कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ उनका उदय हुआ था, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, तब केजरीवाल पनपे थे, और आज उसी कांग्रेस के साथ सेंटर में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सेंटर की चाहत में उनका जो दिल्ली का आधार है वही खिसक जाए? देखिए, केजरीवाल साहब जो बहुत बेशर्म आदमी हैं, एक वाहिद आदमी पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं। जेटली जी ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया तो जाके पैर पकड़ के माफ़ी मांग ली। अरुण जेटली से तो बिल्कुल माफ़ी मांगी, फ़ोटो तक हैं उसके तो सोशल मीडिया पे। तो इसलिए, और फिर भी उसके बाद भी वो, जब उनको मौका लगता है असेंबली का सेशन बुलाते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं। तो बहुत बेशर्म हैं, उनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना गलत है। भी नहीं सकते थे वो। विरोधी ने मोदी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया है, विरोधियों ने, जिसमें कई दिग्गज नेता हैं, और साथ में अब 2024 चुनाव से पहले जो सेमीफाइनल बताया जा रहा है, जिस 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन जो
मोदी के विरोध में जो पार्टियां हैं आपस में लड़ रही हैं सीट बंटवारे को लेकर, मध्य प्रदेश में नीतीश जो साथ में जेडीयू ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और अखिलेश भी नाराज़ होकर अब अपने उम्मीदवार उतारेंगे और कांग्रेस का तो उम्मीदवार खैर है ही। तो तीन पार्टियों के नेता आपस में ही लड़ेंगे एमपी में और सपना देख रहे हैं 2024 का में मोदी को हराएंगे। क्या लगता है ये सपना पूरा हो पाएगा? कैसे पूरा हो पाएगा? पहले तो एक हो जाए। एक तो मैं ये एक होने का कॉन्सेप्ट ही मेरे समझ में नहीं आया। भारतीय राजनीति को मैं 1975 से फॉलो कर रहा हूँ। 15 साल का था जब मैं। 77 में जनता पार्टी सब एक हो गए, सब फेल हो गए। अपना संविधान जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम का है। आप क्यों एक हो रहे हो? आप अकेले अपने दम पे लड़ो। एक तो बात ये, सबसे पहली तो बात ये। दूसरी बात है कि यदि एक हो भी गए तो कहाँ से एक होएंगे? सबकी विचारधारा अलग अलग है, तो इसलिए एक हो नहीं पाएंगे। और हो भी जाएं फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ खास निकाल नहीं पाएंगे उससे। बीजेपी की जितनी सीट थी 10-15 कम हो जाएंगी। अच्छा, ये मायावती को साथ में लाने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन में अब मायावती को शामिल कर लिया जाए। इधर अखिलेश नाराज़ हैं। क्या लगता है जो कांग्रेस है ये सोच रही है कि अगर अखिलेश नाराज़ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मायावती हमारे साथ है, हम यूपी में सीटें निकालेंगे जितनी हमें चाहिए। तो ये उनका फार्मूला कामयाब हो पाएगा या मायावती को साथ ले पाएंगे या अखिलेश, मायावती और कांग्रेस तीनों एक मंच पे आ पाएंगे? मायावती खत्म हो जाएगी यदि इनके संग गई तो। मायावती का सारा जो राजनीति है आज तक की काशीराम जी की, वो एंटी कांग्रेस है। यदि वो कांग्रेस के संग एक बार भी मिलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन सभी पार्टियों की तो राजनीति एक दूसरे के खिलाफ ही थी। जैसे केजरीवाल की ही है, दिल्ली में थे तो कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, और यहाँ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, 2 स्टेट में तो इनकी गवर्नमेंट है, उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 1984 तक बहुसंख्यकों का वोट, सो कॉल्ड हरिजन जाति का, जो सारे यूपी बिहार में और पूरे नॉर्थ इंडिया में है, 90% कांग्रेस को पड़ता था। 1984 के बाद से, जब से काशीराम जी और इन्होंने पार्टी बनाई अपनी यूपी में, तब से कांग्रेस को पड़ना बंद हो गया। तो यदि मायावती को अपने आप को ख़त्म करना होगा तो वो कांग्रेस से समझौता करेंगी, वरना नहीं करेंगी। तो एक और कौन सा था सवाल? अच्छा, ये अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए और ये आपका नीतीश कुमार हो गया। अब उनके अपने अपने समर्थक इनको पीएम के तौर पे प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में तीनों ये ऐसे फेस हैं जिनको मोदी के खिलाफ उतारा जा सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो मुख्यमंत्री के फेस नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की चीज़ है। नीतीश कुमार जी बाई लक बने हुए हैं सीएम। उनकी सीटें कितनी से आई थी? वो तो बीजेपी के संग गठबंधन था और बीजेपी ने उनको प्रमोट कर दिया। आज अपने दम पे यदि सीएम बन जाए तब हम मानेंगे वो प्रधानमंत्री के फेस है। नीतीश कुमार के तो ऐसे मैं खंडन करता हूँ। अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? बात यह है कि आपको सिर्फ यूपी में एमएलए हैं, किसी और स्टेट में है ही नहीं। जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी तो हर एक स्टेट में उनके कुछ एमएलएस थे। कर्नाटक में भी थे, तेलंगाना में भी थे, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार थी, राजस्थान में भी उनकी सरकार थी, उत्तरांचल में उनकी सरकार थी। तो वो पार्टी का फेस ही तो पीएम बनेगा ना, जिसके सारे इंडिया में प्रेजेंस है। खाली यूपी में होने से गठबंधन में बाई चांस बन जाए, लेकिन पब्लिक उनको एज ए पीएम कैंडिडेट वोट नहीं देगी। तो राहुल गांधी तो इस मामले में आपके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं? राहुल गांधी फिट बैठते हैं। तो क्या उनको उतारा जा सकता है या वो कितनी चुनौती पेश कर पाएंगे मोदी? उनको उतारेंगे तो भी चुनौती तो रहेगी, लेकिन वो एक चुनौती पेश कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि उनके पूरे देश में उनके एमएलए फैले पड़े हैं। पूरे देश में कांग्रेस का अपना जो है नेटवर्क है। राजस्थान चुनाव से पहले ईडी एक्टिव हो गई है। गहलोत के बेटे को समन भेजा गया है परीक्षा भर्ती घोटाले में। तो क्या लगता है इसका, जिसे गहलोत कह रहे हैं कि चुनाव में हार मान ली है इन्होंने, इसीलिए अब ईडी को सहारा बना रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए कि अब आरोप लगाएंगे कि, तो क्या लगता है कि दुरुपयोग किया जा रहा है इसका? एक तो बात यह कि वो कैसे मान रहे हैं कि बीजेपी ने हार मान ली है। यदि ओपिनियन पोल आप जैसे मीडिया वाली करते हैं, और पिछले 15 दिन से जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जीत रही है। प्रथम बात ये। दूसरी बात है कि ईडी की टाइमिंग पे सवाल आप कर सकते हो, लेकिन ईडी का अपना एक ढंग है करने का काम। मान लीजिए करप्शन हुआ है तो ईडी की जांच आएगी। अब और मान लीजिए इलेक्शन के टाइम में आ गई तो इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ईडी इंतजार कर लेती और इलेक्शन के बाद में ये चीज़ लाती तो अच्छा रहता।
दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई केजरीवाल ने, पंजाब में बनाई, और अब जो 3 स्टेट हैं, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, इन तीनों में भाग्य आजमा रहे हैं। और जो मुफ्त का उनका रहता है वो जनता से मुफ्त वादे कर रहे हैं कि ये कर देंगे, बिजली मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा। तो क्या लगता है उनका ये दांव जो दिल्ली और पंजाब में चला है, क्या इन 3 स्टेट में चलेगा? नहीं, चल नहीं पाएगा, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा प्रांत है और वो तो एक म्यूनिसिपैलिटी है, कोई स्टेट तो मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि संविधान के हिसाब से वो नेशनल कैपिटल रीजन है। तो उसकी जो राजनीति है और जो प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पंजाब में तो उन्होंने बना ली, पंजाब में बन गई, पंजाब को मैं कंसीड करता हूँ, पंजाब में उन्होंने बन ली, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मेरे को उनका चांस नहीं लगता। लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेहनत करते हैं और उनका अपना एक चिंतन है, उस चिंतन को लोग बहुत से सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो रूरल में इम्पैक्ट कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ उनका उदय हुआ था, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, तब केजरीवाल पनपे थे, और आज उसी कांग्रेस के साथ सेंटर में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सेंटर की चाहत में उनका जो दिल्ली का आधार है वही खिसक जाए? देखिए, केजरीवाल साहब जो बहुत बेशर्म आदमी हैं, एक वाहिद आदमी पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं। जेटली जी ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया तो जाके पैर पकड़ के माफ़ी मांग ली। अरुण जेटली से तो बिल्कुल माफ़ी मांगी, फ़ोटो तक हैं उसके तो सोशल मीडिया पे। तो इस और फिर भी उसके बाद भी वो जब उनको मौका लगता है असेंबली का सेशन बुलाते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं। तो बहुत बेशर्म हैं, उनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना गलत है। लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि 2024 में किसी की भी सरकार बने, चाहे राहुल गांधी पीएम बने, चाहे मोदी बने, लेकिन 2025 में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो इन्होंने बाकी नेताओं से, जो जिनके खिलाफ वो हमेशा आग उगलते थे, जहर उगलते थे कि कांग्रेस करप्ट पार्टी है, और उसी से हाथ मिला देना, ये जनता को नागवार गुजरेगा? नहीं, ये तो जनता को नागवार नहीं गुजरा। यदि गुजरता तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनते दोबारा, क्योंकि पहली उन्होंने सरकार कांग्रेस की सपोर्ट से हाँ, लेकिन एक लगा उनको कि हमारे चांस है कि हम मेजोरिटी में गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो इसीलिए अब कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। उनका कोर एजेंडा जो एंटी करप्शन था ना, वो खत्म हो चुका है। कोर एजेंडा जो था एंटी करप्शन, अब जब 3 मंत्री उनके जेल में बंद हैं और उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा हाँ भाई ये मंत्री करप्ट है तो उनको जाना चाहिए, अभी तक भी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है वो बंगला वाली जो शीश महल वाली बात है, उसका भी इम्पैक्ट अभी तक हमें पता नहीं क्या पड़ेगा। जनता के दिमाग में क्या चल रहा है वो अभी किसी को भी, ना आपको ना मुझे, कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि अभी भी तो वो कट्टर ईमानदार खुद को बताते हैं, अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बताते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि वो धूर्त और बहुत बेशर्म किस्म के इंसान हैं, वो झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन जनता को इस बार 2025 में वो जीत नहीं पाएंगे, बिल्कुल मेरे को लगता है वो अपनी एमएलए की सीट भी हार जाएंगे। ऐसे ले लेते हैं। आइए आपको एक समोसा खिलाएं। अब तारीख भी नज़दीक आ गई है, 22 जनवरी तारीख मुकर्रर की गई है राम मंदिर उद्घाटन की, और उस पर मोदी को न्योता भी भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मोदी को क्यों स्पेशली न्योता दिया गया, अगर मोदी को देना था तो बाकी पार्टी के नेताओं को भी देना चाहिए था। आपको क्या लगता है ये बेवजह का विवाद है या नहीं, लॉजिक है विपक्ष के बातों में? तो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो राम मंदिर बना है ये कौन सी पार्टी के एफर्ट से बना है? तो उसके समर्थक कहते हैं, कांग्रेस समर्थक कहते हैं ये तो कोर्ट का मामला, कोर्ट के फैसले से बना है। नहीं, कोर्ट के फैसला भी, कोर्ट में भी जो गया है मुकदमा, और जो बाबरी मस्जिद टूटी है उसके बाद ही तो रहाइश की आसान हुई है। मेरा कहना यह है कि अडवाणी जी ने जो कैंपेन चलाई थी वो बीजेपी के थे। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन 3 पार्टी के अलावा चौथी पार्टी बताई जिसने सपोर्ट कराओ इस मूवमेंट को। एक बात ये, दूसरी बात जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो सर्वोच्च पद है और उन्होंने ही उसकी शिला पूजन भी करी थी, तो उन्हीं का हक है। यदि वो 2019 में इलेक्शन हार जाते, कोई और पीएम होता तो उसको इनवाइट करते वो लोग, वो भले ही ना जाते, ठीक है ना। तो इसलिए उन्हीं का हक सबसे पहले है और बिल्कुल सही इनवाइट किया गया है।